मित्रों, मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं गजवाए हिंद के ऊपर जारी चर्चा की इस तीसरी कड़ी में, जहां हम आज की जो हमारे समाज, हमारे राष्ट्र की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुरूप हम उस गौरव को याद करने का प्रयास करेंगे जिस गौरव ने हमें या हमारी सभ्यता और संस्कृति को पूरी तरह से अक्षुण्ण रखा है, या यूं कह ले कि हमें अन्य सभ्यताओं की भांति कभी मिटने नहीं दिया। क्योंकि हम बारंबार सुनते आए हैं, इतिहास की पुस्तकों से निकाल निकाल करके पढ़ते आए हैं कि यूनान, मिस्र और रोम ये बड़ी बड़ी सभ्यताएं हुआ करती थी, लेकिन आज सिर्फ पुस्तकों में इनकी चर्चा है, और चर्चा पुस्तकों में है, वहां के लोगों के जीवन और उनके आचरण, उनके व्यवहार, उनकी परंपरा में इन चीजों का सर्वथा अभाव है। क्योंकि बाद में आने वाली जो तीन तीन किताबी मजहबें थीं, उन मजहबों ने इन बड़ी बड़ी सभ्यताओं को अपने अंदर निगल लिया और डगार भी नहीं दिया। तो मित्रों, ये जो गजवाए हिंद के ऊपर चर्चा जो विशेष करके इन दिनों कई तरह की खुराफातों के बहाने बारंबार उभर करके हमारे सामने आ रही है, तो दो तरह की तस्वीरें उभरती हैं। एक तो कि क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हम सदियों हमारे दुश्मन रहे हैं, ये तमाम तरह के ये जुडाइज्म को छोड़ दें तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जो बुक यानी किताबी मजहबें हैं, बुक रिलीजन्स हैं, ये तो पूरी तरह से हमारे शत्रु रहे हैं। इन लोगों ने पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करके, यहाँ शासन करके पूरे के पूरे हिंदू समाज को क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कन्वर्ट करने की बात करते रहे हैं, लेकिन ये कभी कन्वर्ट नहीं कर पाए। क्योंकि क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यानी कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो वो कौन सी बात है जिसका अभाव बहुसंख्यक समाज, मेरे मतलब है कि जब समाज के 90 से 95% लोगों के ऊपर जब कापुरुषता या वीरता का अभाव का प्रभाव हो जाता है, तब क्या बात है कि गजवाए हिंद किस्म की चीजें, दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम की ओर जाने वाली जिहादी मानसिकता को ढोने वाले लोगों की जो क्रूर परंपराएं हैं, वो अपना फन उठाने लगती हैं। और क्या बात है कि इतिहास के पन्ने में हम जब जब हमारे ऊपर इस तरह के आक्रमण हुए हैं, उन सारे आक्रमणों से निकल करके हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए हुए हैं। ये दो तस्वीरें हमें कभी कभी तो विचलित कर देती हैं कि ऐसी कौन सी परंपरा है जो आज भी हम अक्षुण्ण हैं, और ये कैसी दशा है कि 100 करोड़ से ऊपर की हिंदुओं की आबादी, और ऐसी आबादी के बीच में भी गजवाए हिंद नाम का भूत जो है, the ghost of Ghazwai Hind keeps on haunting the entire population. Not only that, from time to time they have not only threatened the Hindu society at large, but they have succeeded in penetrating that fear down the spine of the Hindus, which has currently been observed in the cases of the people being killed in the name of Sartan se Juda. तो ये क्या बात है? इस बात की चर्चा करने के लिए हमें अपने गौरवशाली इतिहास के उन पन्नों को, उन तस्वीरों को सामने लाना होगा जिन तस्वीरों ने इस तरह के आक्रांताओं को इनकी औकात बता दी थी। इन्हें बता दिया था कि तुम लाख प्रयास कर लो, हमारा तुम कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, और यदि हमारा कोई कुछ बिगाड़ेगा तो हम स्वयं बिगाड़ेंगे। क्योंकि हम जब कायर होंगे, दुर्बल होंगे, हमारे अंदर से वीरता का जब अभाव प्रकट होगा, तो हम स्वतः ही किसी भी दुर्दशा को प्राप्त हो जाएंगे, जैसी दुर्दशा को हम 1192 से लेकर 1947 तक प्राप्त रहे थे। लेकिन प्राप्त रही थी एक बहुत बड़ी जनसंख्या। वे लोग उस दुर्दशा को प्राप्त नहीं थे जो अपने सर को काट के अपने हथेलियों पर लेके घुमा करते थे कि हम विदेशी सत्ता को भारत में एक क्षण के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वे उस दुर्दशा को नहीं प्राप्त थे। प्राप्त वे लोग थे जो एक तरह के एमनेशिया के शिकार हो गए थे, एक विस्मृति के शिकार हो गए थे, अपनी गौरवशाली परंपरा को भूल गए थे। वैसे लोगों की संख्या क्या आज नहीं है? आज भी है। तभी तो जब कोई गजवाए हिंद की चर्चा करता है तो ऐसे लोग अपने कंधे को उचका करके सिर्फ इतना कहते हैं, अरे ये दे बिलोंग टू द फ्रिंज एलिमेंट इन द इस्लामिक फॉलोअर्स। ये नहीं जानते हैं कि उसमें ये फ्रिंज पॉकेट नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ इस्लामिक फॉलोअर जो होते हैं, ऐसे होते हैं, उनमें कुछ लोगों की संख्या ऐसी होती है जो इस जेल में अपनी छटपटाहट को छुपा करके रखते हैं। मौका मिलने पे वे इससे बाहर निकल के अपने आप को एक्स मुस्लिम डिक्लेयर तो कर देते हैं, लेकिन खुलेआम एक आजाद जिंदगी नहीं जी पाते हैं। या यूं कह ले
कि जब ये सोचते हैं कि यदि हम मुसलमान हैं ही और इस जेल में सड़ रहे हैं, यहां से निकले तो ये लोग हमारे सर को तन से जुदा कर देंगे, तो इससे अच्छा है कि इस जेल में ही एक अच्छी जिंदगी जीने का प्रयास किया जाए। तो इन्हें आप कह सकते हैं कि ये वास्तव में ना तो इस्लामिक फॉलोअर है और ना ही ये इससे निकल पाए हैं। इन दोनों के बीच एक छटपटाहट को छुपा करके विवश जिंदगी जीने वाले लोग हैं। बाकी के सारे लोग तो वही हैं, उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो फ्रिंज एलिमेंट है जो ऐसा करता हो कि नहीं जिहाद और जिहाद के नाम पे हिंसा या आतंकवाद मचाने वाले कुछ लोग हैं, इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस, ऐसा अगर कोई सोचता है और कंधे उचका करके कहता है तो वही वह व्यक्ति है जो दुर्दशा को प्राप्त होता है, यानी गुलामी को प्राप्त होता है। बाकी लोग भले उनकी संख्या 100 में से 5 ही क्यों ना हो, वो आजाद, स्वतंत्र और स्वाभिमानी जिंदगी जीने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं। जीवन से बड़ा और क्या हो सकता है? वे अपने जीवन को, यानी अपने सर को अपने हथेलियों पे लेके घुमा करते हैं। वही लोग थे जो जिन्होंने आजादी के तराने गाए थे, वही लोग थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में मामलुक डायनेस्टी से लेके, खिलजी डायनेस्टी से लेकर के, तुगलक डायनेस्टी से लेकर के, लोधी से लेकर के, मुगलों से लेकर के, फ्रांसीसियों, डच, पुर्तगीज से लेकर के अंग्रेजों से लोहा लिया, और सिर्फ लोहा ही नहीं लिया, उन्हें बाध्य कर दिया कि यदि तुम्हें यहाँ रहना है, जहाँ तुम एक भिखारी या व्यापारी बन के आए थे, हमसे पनाह मांगी थी, या तुम फिर आक्रांता बन करके आए थे, दोनों ही केस में जब तुम आ गए तो हमने तुम्हें जब स्वीकार कर लिया था तो तुम यहाँ रह गए। तो रहने को तो रह सकते हो, लेकिन हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकते हो। यदि हावी होने का प्रयास करोगे तो हमारे अंदर का भारतीय जिंदा है जो कभी भी जागने पर तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। भले 100 में से 99% जनसंख्या तुम्हें स्वीकार कर ले, जब 1% जनसंख्या जो जागृत जनसंख्या है वो तुम्हें उठा के फेंक देगी। आज मैं उसी कॉन्ट्रास्ट के पिक्चर के साथ, जब से ये गजवाए हिंद, क्योंकि जानकारी, कहा जाता है कि नॉलेज इज पावर, तो हमारा पावर हमारा अपना नॉलेज होगा। गजवाए हिंद को समझेंगे नहीं कंधे उचका करके ऐसे लोगों को जो इस तरह के गजवाए हिंद या जिहाद इत्यादि की बात करते हैं, उन्हें फ्रिंज एलिमेंट कह करके हम इस क्वेश्चन को एकदम सिरे से नकार दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस नाते इतिहास के उन पन्नों की जानकारी होनी चाहिए, उन पन्नों की विशेषकर जानकारी होनी चाहिए जो पन्ने हमारे सामने हमारे गौरवशाली अतीत को हमारे सामने रखते हैं। उसी क्रम में मैं आज आपसे इस बात को शेयर करना चाहता हूं। पीछे के 2 कड़ियों में हमने चर्चा की कि कैसे 632 से लेकर के 661 तक के जो 4 रशीदन खलीफा हुए, अबू बकर, उमर, उस्मान और चौथा था अली, इन चारों ने गजवाए हिंद का सपना देखा था। गजवाए हिंद के ऊपर हम इन कड़ियों में और तरह से भी चर्चा करेंगे। गजवाए हिंद का सपना देखा, और सपना देखने के क्रम में उसमें विशेष करके अबू बकर को तो मौका ही नहीं मिला, 2 साल के लिए वो खलीफा था, लेकिन उमर को मौका मिला। लेकिन उमर ने जब देखा कि उसके लोगों ने इसके अगेंस्ट में एडवाइस किया कि हिंदुस्तान पे हमला करना जान गंवाने के समान है, तो वो भी चुप हो गया। और उसके बाद आखिर में अली भी, उस्मान और अली भी चुप ही रहे। कहने का मतलब है कि इन लोगों को एडवाइस मिला कि तुम चुप रहो। लेकिन मैंने उसके बाद दूसरी कड़ी में आपको बताया था कि कैसे महमूद गजनी का बाप सुबुक्तगीन, एक बार जब ऐसा मौका आया कि हमारे राजा जयपाल से ने एक संधि का प्रस्ताव भेजा था, तो किस प्रकार से महमूद के, यानी महमूद गजनी के नहीं मानने के बाद भी सुबुक्तगीन को इस संधि प्रस्ताव को इसलिए मानना पड़ा क्योंकि उसे बताया गया कि यदि इस संधि प्रस्ताव को नहीं मानोगे तो वे वर्चुअली अपने सिर को हाथों में काट करके और एक हाथ में नंगी तलवार लेकर के कत्ले गारत मचा देंगे। फिर कौन बचेगा कौन जिंदा रहेगा इसकी कोई खबर नहीं मिलने वाली है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर एक बार लौटता हूं खलीफाओं के दौर में। 4 खलीफाओं ने एक सपना देखा गजवाए हिंद का। जब उन्हें पता चल गया कि यह सपना नहीं एक दुस्वप्न है, वे साइलेंट हो गए। लेकिन 5वां खलीफा मुआविया, जो 661 से लेकर 680 के बीच में लगभग 19 सालों तक खलीफा के पोस्ट पे रहा, उसने अपने जीवन काल में 6 बार भारत पे आक्रमण के लिए लोगों को भेजा, जिसमें 5 बार तो जितने लोग गए कमांडर सहित, उसमें से 70-75% लोग, 80% लोग मारे जाते रहे। लेकिन मुआविया ने एक तरह से कह ले कि उसने जिद कर रखा था कि अब अटैक पे अटैक जारी रहेगा।
इसलिए उसने 680 तक में जो आखिरी एक अटैक, एक एक्सपीडिशन भेजा जो मकरान में जाके सफल रहा, और पहली बार भारत के अंदर मकरान में इनका एक तरह से कह दें तो एक लोकल इंटरफेरेंस करने में ये सफल रहे। बहुत बड़ा राज विस्तार नहीं कर पाए। इसके बाद जब मुआविया मर गया 680 में, तो उसके बाद 28 सालों तक जितने भी खलीफा आए, यानी ये छठा था, उसके बीच में 3 और खलीफा आए। 3 और खलीफाओं ने लोगों की सलाह मानी और चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि पहले के रशीदन खलीफाओं ने क्या सोच करके भारत पे हमला नहीं किया, लेकिन मुआविया स्वयं तो उसको जाना नहीं था। 5 बार अपने कमांडरों और बाकी लोगों को मरवा चुका था, छठी बार भी सफलता नहीं मिली, सिर्फ मकरान में एक घुसपैठ मिला। लेकिन इसके बाद जब 708 ईस्वी 680 में मुआविया मर जाता है, मुआविया के बाद 3 और खलीफा होते हैं, यानी कि 6, 3, 9, और 10वां खलीफा होता है वालिद, जो 708 ईस्वी में कुछ इसी तरह के मंसूबा बनाए रखता है कि मुझे जाकर के भारत पे आक्रमण करना है और गजवाए हिंद के सपने को सफल करना है। उस समय वह हमला करने की सोचता है, और हमला करने की दृष्टि से जब तैयारी करता है तो उसे फिर बताया जाता है कि तुम ये जो काम करने जा रहे हो, इस काम को तुम ना ही करो तो अच्छा रहेगा। इस बीच में इराक का गवर्नर, स्वाभाविक है इतने लंबे अरसे में कई गवर्नर्स रहे होंगे, उस समय तक इराक का गवर्नर जो है हजाज नामक व्यक्ति बन गया था। वो बारंबार गजवाए हिंद की और जिहाद की चर्चा करता था, बारंबार कहता था कि नहीं, हिंद की ओर अभियान भेजना चाहिए। और एक तरह से कह लें कि वो उस समय के खलीफा से एक तरह से मुहर लगवाना चाहता था कि हमारे गजवाए हिंद के अभियान पे खलीफा का मुहर लग जाएगा तो हम तैयारी और जोरों शोर से कर पाएंगे। तो हजाज ने जब वलीद को जब अपनी गजवाए हिंद के अभियान की सूचना दी या उस प्रपोजल को सुनाया, तब यहाँ से वलीद ने कहा कि देखो, ये जो तुम बार बार मुझसे परमिशन ले रहे हो, मेरा सुझाव होगा कि हिंद को तुम भूल जाओ। उसने जो स्पेसिफिकली जो वर्ड्स अपनी भाषा में कहे थे, उसका जो ट्रांसलेटेड वर्जन है, उसमें उसने कहा था कि द अफेयर विल बी ए सोर्स ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड सो वी मस्ट पुट इट ऑफ फॉर एवरी टाइम। उसने कहा पुराने अनुभवों को रिकॉल करते हुए, फॉर एवरी टाइम आवर आर्मी गोज कहां, टू इंडिया, वास्ट नंबर ऑफ मुसलमान्स आर किल्ड, so think no more of such a design, देखिए एक किसको एको कर रहा है। जब उमर ने ऐसा ही अपनी असफलताओं के बाद प्रयास किया था, तब उसको उस समय का जो इराक का गवर्नर था उसने यही कहा था कि उमर थिंक नो मोर ऑफ हिंद। उसके बाद सुबुक्तगीन को उसके ही सलाहकारों ने कहा था कि तुम जानते नहीं हो, यू नो नॉट हु द हिंदूज आर। वो अपने सर को काट के अपने हथेलियों पर रख के घूमने वाले लोग हैं। इस बार उल्टा हुआ, इस बार खलीफा अभियान नहीं करना चाहता था, यानी 10वां खलीफा वलीद जो है वो रिलक्टेंट था। ही वॉज रिलक्टेंट टू कैरी ऑन एनी फर्दर एक्सपेडिशन into India against India as part of Ghazwai Hind. On the other hand, the governor of Iraq, Hajjaj, was interested. तो ये जो मैं पिक्चर आपको दिखा रहा था, ठीक है, हजाज ने एक हद तक सफलता पाई भी, अपने जीवन काल में नहीं पाया। उसने क्या किया कि 708 में जब वलीद ने उसको पूरी तरह मना कर दिया, तब उसने क्या किया कि उसी समय से उसने एक हिंदुस्तान के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत की। शुरुआत के कई अभियान में वो असफल होता रहा। अंत में उसने अपने ही दामाद मोहम्मद बिन कासिम को इस हमले के लिए तैयार किया। अब आप सोचेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम 712 में जो भारत में आकर के सिंध की सीमा के अंदर जा करके राजा दाहिर सेन से लड़ता है, और उस लड़ाई में, उस सिंध की लड़ाई में राजा दाहिर सेन सपरिवार बलिदान हो जाते हैं, तो एक तरह से तो गजवाए हिंद की सफलता होती है। ये तो इस पिक्चर का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा 712 में वो सिंध पे आक्रमण भी कर देता है, सिंध पे वो कब्जा भी कर लेता है, लेकिन कितने दिनों तक?
सिंध पे आक्रमण करने के बाद गजवाए हिंद के सपने को कुछ हद तक सफल होता हुआ वो भी इराक का गवर्नर हजाज नहीं देख पाता है। वो मोहम्मद बिन कासिम वहां से अजीबोगरीब परिस्थितियों में आता है। उसको हम लोग अगली की कड़ी, इस चर्चा की अगली कड़ी में लेंगे। लेकिन वो क्षणिक सफलता, जिस प्रकार मकरान की सफलता थी, उस क्षणिक सफलता के बाद आगामी लगभग 600 वर्षों तक फिर क्यों लोग मौन हो जाते हैं? फिर किसी की हिम्मत क्यों नहीं होती है कि गजवाए हिंद का सपना देखे? और यदि हिम्मत होती भी है तो महमूद गजनी जो 1025 में सोमनाथ पे आक्रमण करता है और उसके पहले लगभग उसका पिता जो सुबुक्तगीन था उसने राजा जयपाल से कई लड़ाइयां लड़ी और तब तक में तो ये लोग बहुत दूर तक अफगानिस्तान तक अपना कब्जा जमा चुके थे और उस समय तक की तमाम लड़ाइयां जो होती थी, लेकिन फिर भी भारत के केंद्र में वो नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि तब तक मैंने जो शुरू में कहा कि क्या बात है कि ये लोग हमला तो करते थे, कुछ हद तक सफलता भी पाते थे, लेकिन उसके बाद इनका जो गजवाए हिंद का मंसूबा था वो इनके लिए ही दुस्वप्न बन जाता था। क्योंकि उस समय के जो राजा थे उनकी वीरता ना सिर्फ उनके रग रग में बोलती थी। और जहां तक बात है राजा दाहिर सेन की, तो राजा दाहिर सेन की जो हार हुई, उस हार में रणनीति की कमी, वीरता की कमी नहीं थी। इसमें राजा दाहिर सेन के मन में, जिसे मैं अगली कड़ी में डिस्कस करूंगा आपके सामने, कि राजा दाहिर सेन के मन में जो एक कह सकते हैं कि एक उनका जो काल्पनिक, जो उनके मन की जो एक कल्पना थी, उस कल्पना में पश्चिम के लोगों के बारे में जो उनके विचार थे, उस विचार ने उनको रोक रखा था। उसी में वो धोखा खा गए। नहीं तो धोखा नहीं खाते तो वो लड़ाई कभी हारते नहीं। इस पे हम अगली कड़ी में आएंगे। तो आज भी माना कि ऐसे लोग जो इस वीरता की परंपरा में, इस वीरता की परंपरा का पर्यायवाची है जो भारतीय परंपरा में, जो आज भी भारतीय परंपरा में स्नात हैं, वे आज भी इस लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। वे आज भी उन गौरवशाली क्षणों को, चित्रों को इतिहास से निकाल करके प्रेरणा पाते हैं। और तब जब इस तरह के गजवाए हिंद और 2047 तक में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देने के इनके मंसूबे होते हैं, ऐसे लोग इस पे खिलखिला के नहीं हंसते, भीतर से तप्त होकर के आग्नेय आंखों से उन गौरवशाली परंपराओं को याद करते हैं और यही कहते हैं कि हम 100 करोड़ की आबादी वाले लोग को ये चंद लोग चुनौती दे रहे हैं। एक ऐसी कापुरुषता का समय है। इस नाते समाधान क्या हो गए तो बहुत आखिर की बात है। मैं तो आपको एक एक करके ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूं और जानबूझ करके उन दिनों के लोगों के द्वारा कहे गए वाक्यों को ही इस वीडियो की कड़ियों की टाइटल बना रहा हूं, जिससे आप समझ सकें कि आखिर किस तरह की परिपाटी में हम रहे हैं और किस तरह की परंपराओं ने, किस तरह की भारतीय परंपराओं ने इस तरह के तमाम क्रूर ताकतों को पीछे धकेल दिया और हम इनसे बेदाग निकलते चले आए हैं। ये बात अलग है कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद से वह जो परंपरा है वो कभी बुझी नहीं, उस परंपरा का दीपक नहीं बुझा। बस उस परंपरा में जीने वाले, सोचने वाले, रहने वाले लोगों की संख्या कम होती चली गई। दे गॉट synchronized on such a minuscule scale that the majority of the society accepted the foreign subjugation, and the result is now when the people are accepting all those cruel, negative cries of Ghazwa Hind and Jihad with a wind of ignorance and a wind of ignorance and reluctance and a wind of negligence। अरे कुछ नहीं होता ऐसा करके, ऐसी बात नहीं है। हम इस कड़ी को जारी रखेंगे मित्रों। इसमें हम इस चर्चा पे रहेंगे कि गजवाए हिंद का मंसूबा जो इन लोगों ने 47 में एक हद तक सफल करके पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाया था, क्या आने वाले समय में कुछ और पाकिस्तान हमारे भारत के अंदर बन रहे हैं क्या? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश और यहाँ तक कि अफगानिस्तान जो है ये फिर से भारत में सम्मिलित हो जाएंगे और हमारा अखंड भारत का सपना साकार होगा? संभव है कि मैं उपसंहार के रूप में जो कह रहा हूं वही होने जा रहा है, लेकिन धीरज पूर्वक इसकी प्रतीक्षा करनी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, यानी अगली कड़ी तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।